अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड जिसके बारे में। न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल में हम ये पढ़ेंगे डीएनए आरएनए के बारे में, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी 1869 में। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड की खोज की। और फिर दूसरे साइंटिस्ट आए विच नेम इज कोशेल। कोशेल ने दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1893 में न्यूक्लिक एसिड में जितने भी रासायनिक घटक पाए जा रहे हैं उनका पता लगाया। और वो रासायनिक घटक कौन कौन से हैं वो अभी आपको पता चलेगा। कोशेल जो है उन्होंने 1893 में रासायनिक घटकों का यानी कि जितने भी केमिकल फैक्टर हैं उनका पता लगाया। और फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में इसकी खोज की। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो होता है जितनी भी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसकी? न्यूक्लिक एसिड की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि जीवन के आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल, कोशिका। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसका क्या नाम है? न्यूक्लियोटाइड। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनी कैसे है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमारे 3 अणुओं से मिलकर बनी हुई है। और वो 3 अणु कौन कौन से हैं? ये और ये, यानी कि 5 कार्बन वाली शर्करा यानी 5 कार्बन शुगर। शर्करा मीन्स होता है शुगर। 5 कार्बन शुगर जिसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज आती हैं, इनसे बनी हुई है। नाइट्रोजनी समाक्षार यानी कि नाइट्रोजनी बेस। बेस मतलब होता है क्षार, इसीलिए बोला गया समाक्षार। नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बनी होती है। और नाइट्रोजनी बेस जो है वो कैसे होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है प्यूरिन बेस यानी प्यूरिन समाक्षार जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन बेस जो होता है यानी पिरिमिडीन समाक्षार जो होता है उसमें क्या पढ़ते हैं? थायमिन, साइटोसिन और यूरोसिल। फिर थर्ड जो है अणु जिससे बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, देन वी डिस्कस अबाउट डीएनए। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी। और फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? कोशेल। और कोशेल ने 1893 में क्या पता किया? न्यूक्लिक एसिड में जितने भी रासायनिक घटक हैं उनका पता किया। किसने? कोशेल ने। फिर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे कि जीवन के आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक आनुवंशिक इकाई क्या है? कोशिका है, सेल है। वैसे ही जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड जो है उसका निर्माण कितने अणुओं से मिलकर बना हुआ है? उनका निर्माण हुआ है 3 अणुओं से। और 3 अणुओं में सबसे पहला अणु क्या है? 5 कार्बन वाली शर्करा यानी कि 5 कार्बन शुगर। और इसमें क्या आती है? राइबोज आती है और डीऑक्सीराइबोज आती है। फिर दूसरा जो है अणु उसका नाम है नाइट्रोजनी समाक्षार यानी कि नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा प्यूरिन समाक्षार यानी कि प्यूरिन बेस। और दूसरा होगा पिरिमिडीन बेस यानी कि पिरिमिडीन समाक्षार। तो प्यूरिन बेस में जो आएगा वो एडेनिन और ग्वानिन आएगा। और पिरिमिडीन बेस में जो आएगा वो आएगा थायमिन, साइटोसिन और यूरोसिल। फिर तीसरा जो अणु है वो क्या है? फास्फोरिक एसिड है। तो 3 अणु कौन कौन से हो गए? 5 कार्बन वाली शर्करा, नाइट्रोजनी बेस और फास्फोरिक एसिड। अब हम बात करते हैं डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम बात करते हैं डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की। और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। और ये पाया जाता है केंद्रक में। और ये किसका बना हुआ होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर का बना होता है। जैसे कि हमने पढ़ा 5 कार्बन वाली शुगर जो होगी वो क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में जो पहला है वो क्या है? हम लोग पढ़ेंगे डीएनए। और इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर मिल रही है यानी कि 5 कार्बन वाली जो शुगर है उसमें कौन सी शुगर पाई जा रही है? डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जा रही है। और इसका जो एक मॉडल है वो किसने तैयार किया था? इसका जो मॉडल है वो तैयार किया था वाटसन ने, क्रिक ने और विल्किंस ने। वाटसन, क्रिक और विल्किंस ने इसका मॉडल तैयार किया गया था। और इसके लिए इन्हें 1962 में यानी कि 1962 में
इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इस मॉडल के लिए। फिर अपने चौथे पॉइंट में ये पढ़ना है, दो प्रति समानांतर न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना हुआ एक कुंडलित रूप होता है, यानी कि डीएनए जो होगा वो कैसा होगा, कुंडलित रूप होगा, यानी कि चेन जैसी संरचना होगी। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी, जो चेन जैसी संरचना होगी, वो क्या होगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो होगी उसके अंदर हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड की जो कई सारे लाखों हजारों न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो किसकी संरचना बनाएंगे, वो बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना बनाएंगे। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा वो कहाँ पाया जाएगा, डीएनए में पाया जाएगा। और डीएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है, दो प्रति समानांतर न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना हुआ होता है, यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा, दो प्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना हुआ, ये कैसा होता है, कुंडलित रूप होता है। और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो किसकी बनी होती है, हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती हैं। और दूसरी बात यह है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है, जिसको अभी हमने पढ़ा है 5 कार्बन वाली शुगर, वो उसका एक अणु जो होगा वो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन बेस, यानी कि या तो प्यूरीन बेस हो या तो वो पिरिमिडीन बेस हो। प्यूरीन बेस या पिरिमिडीन बेस से मिलकर के क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। और न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड, जैसे कि हमने देखा है कि न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो 3 अणु से मिलकर बना है, 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजनी बेस और फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड उसका और न्यूक्लियोसाइड जो कौन बना रहा है, 5 कार्बन शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, यानी कि नाइट्रोजनी बेस जो दोनों है प्यूरीन और पिरिमिडीन। देखा जाए तो जो 5 कार्बन शुगर है वो और नाइट्रोजन बेस जो है वो, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड यानी कि ये और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड जो है उसके 3 रूप हैं, 5 कार्बन शुगर, नाइट्रोजनी बेस और फास्फोरिक एसिड। वही चीज यहाँ बताई गई है, डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होगी वो और नाइट्रोजन बेस होगा, यानी कि 5 कार्बन वाली जो शुगर होगी, डीएनए इसके डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जा रही है। अगर आरएनए होती तो राइबोज शुगर पाई जाती। तो डीएनए में जो पाई जा रही है शुगर वो कौन सी है, वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो, और नाइट्रोजनी बेस यानी कि प्यूरीन और पिरिमिडीन बेस, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरोसिल, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं। और न्यूक्लियोसाइड प्लस हमारा ये तीसरा मटेरियल बच गया ना, तीसरा पार्ट बच गया, तीसरा अणु वो है हमारा फास्फोरिक एसिड, वो मिलकर क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड मिलकर क्या बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। तो डीऑक्सीराइबोज यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे केंद्रक में, यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। फिर ये किससे मिलकर बना होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बना होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होगी से बनकर बना हुआ होगा, और अगर आरएनए होता तो किससे मिलकर बना होता, राइबोज शुगर से मिलकर बना होता। इसका जो मॉडल है या इसकी जो संरचना है वो किसने किसने तैयार की है, वॉटसन ने, क्रिक ने और विल्किंस ने। कितने में, 1962 में इन्हें क्या मिला था, 1962 में इन्हें एक नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसकी संरचना कैसी होती है, 2 प्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है का बना हुआ एक कुंडलित रूप होता है, यानी कुंडली रुमा रूप होता है इनका। जो इसकी संरचना होगी वो अभी हम शो करने जा रहे हैं, इसमें आप अच्छे से समझ लेंगे। फिर जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी उसमें क्या होगा, हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे, यानी कि अगर हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। फिर क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होगी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो होगी उसका जो एक अणु होगा और नाइट्रोजन बेस का जो एक अणु होगा, यानी कि 5 कार्बन वाली शर्करा का डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजनी बेस का प्यूरीन बेस और पिरिमिडीन बेस, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड और तीसरा हमारा अणु क्या बच गया, फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। अब हम देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, जिसके लिए वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल पुरस्कार। अब हम डीएनए का मॉडल देखते हैं, जिसके लिए वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को 1962 में नोबेल अवार्ड मिला था। इसके लिए आपको 2 पेन ऐसे रखनी है,
इस तरह से, फिर इस तरह से आपका ये डीएनए जो है वो मॉडल उसका तैयार हो जाएगा। तो डीएनए मॉडल में जो है कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, यानी प्यूरिन और पिरिमिडीन में कौन कौन से बेस पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है एडेनिन, जिसका नाम है डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। दूसरा पाया जाता है ग्वानिन, जिसका नाम है डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। तीसरा पाया जाता है थायरिमिडीन यानी कि थायमिन। और चौथा है साइटिलिक एसिड यानी कि साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं जो प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस के होते हैं। फिर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये हमारी एक न्यूक्लियोटाइड है। और ये जो बात की गई थी यहाँ पर 2 प्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली का मतलब 2, अब 2 समानांतर है तो इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना हुआ कुंडलित रूप होता है। यानी कि देखा जाए तो ये एक एक कुंडली, ये अगर आप इतना बेस देखेंगे इस तरह से तो ये एक कुंडली बनाएगा, यही इसी को बोला गया है कुंडली। जो हमारा इतना ये बेस बन रहा है, ये जो बेस बन रहा है हमारा, ये पोर्शन जो बन रहा है, ये हमारा क्या बोला जाएगा, कुंडली बोला जाएगा। कुंडली तुम्हारा संरचना है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होगा, हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। और ये किसका बना हुआ होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर का एक अणु और नाइट्रोजन बेस का एक अणु मिलकर क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड मिलकर क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। और न्यूक्लियोटाइड होगा और फास्फोरिक एसिड जो होगा वो दोनों ही किससे जुड़ा हुआ होगा, शुगर यानी कि शर्करा से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि डीऑक्सी शुगर से जुड़ा हुआ होगा। फिर इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कितने पाए जाते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड यानी कि DAA, फिर डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड यानी कि DGA, फिर है डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड यानी कि DTA, और फिर है डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड यानी कि DCA। ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। और इसमें जो बेस का नाम है वो क्या है, बेस का नाम है इसके एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन और 3 फॉर थायमिन। फिर इसमें जो एडेनिन और ग्वानिन होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि जो कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा वो क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसमें क्या होगा, एडेनिन और ग्वानिन, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें पाया जाएगा। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें क्या होगा, एक में एडेनिन होगा और एक में ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन का हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्शन रहेगा, साइटोसिन और थायमिन का हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्शन रहेगा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। फिर इसकी जो श्रृंखला होगी यानी कि मूव डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, 3' to 5' होगा। जो एक श्रृंखला होगी वो 3' to 5' होगी और दूसरी जो होगी वो क्या होगी, 5' to 3'। यानी कि एक तरफ श्रृंखला देखी जाए, ये जो श्रृंखला की बात की जा रही है, ये जो लाइनिंग की बात की जा रही है, ये क्या है, ये 3' to 5' एक होगी, यानी कि ये 3' होगी और ये 5' होगी। प्लस जो दूसरी वाली होगी वो कैसी होगी, 5' to 3' होगी। इस तरह से अरेंजमेंट इसका होगा। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की। तो इसकी जो लंबाई होती है यानी कि जो इसका व्यास होता है वो होता है 35 एंगस्ट्रॉम। व्यास होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। और जो इसकी न्यूक्लियोटाइड से दूरी होती है यानी कि ये जो दूरी है, ये दूरी जो है, ये दूरी आप पूरी कह लीजिए, ये दूरी कितनी होगी, 35 एंगस्ट्रॉम की होगी। एक चेन से दूसरी चेन की दूरी यानी एक कुंडली से दूसरे कुंडली की जो दूरी होगी वो 35 एंगस्ट्रॉम की होगी और इसका जो व्यास होगा वो 20 एंगस्ट्रॉम का होगा। तो फिर से हम डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को पढ़ लेते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और ये किस शुगर से बना होगा, कौन सी 5 कार्बन शुगर से बना होगा, ये बना हुआ होगा डीऑक्सीराइबोज शुगर से। और इसके लिए वॉटसन, क्रिक और विल्किंस ने एक मॉडल तैयार किया था, वो मॉडल यही है। और इस मॉडल में उनको 1962 में इस मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर है इसमें क्या पाई जाती है, 2 प्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ कुंडलित रूप होता है, यानी कि ये दोनों प्रति समानांतर एक दूसरे के समानांतर है और ये जो चेन है वो न्यूक्लियोटाइड चेन है। तो इसलिए कहा गया पॉली एक से ज्यादा हो गई तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। तो 2 प्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ कैसा रूप है, कुंडलित रूप है। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी वो किसकी बनी होगी, हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होगी। यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे, हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, वो क्या मिलकर बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। फिर इसमें जो शुगर पाई जा रही है वो और नाइट्रोजन बेस यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और
थायमीन, ये मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड जो पाया जाएगा वो दोनों मिलकर बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। यानी कि जो हमने पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं में विभाजित होते हैं, शुगर में, बेस में और फॉस्फोरिक एसिड में। तो वही तीनों चीज को यहाँ देखा जा रहा है। फिर फॉस्फोरिक एसिड जो होगी वो किससे जुड़ी हुई होगी, शुगर से जुड़ी होगी। और शुगर क्या है हमारी, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। और डीएनए जो है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जा रहे हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जा रहे हैं। डीएनए एडिनिलिक एसिड पाया जा रहा है, डीएनए ग्वानिलिक एसिड पाया जा रहा है, डीएनए थाइमिडिलिक एसिड पाया जा रहा है और डीएनए साइटिडिलिक एसिड पाया जा रहा है। फिर इसमें कौन कौन से बेस, नाइट्रोजनी बेस पाए जा रहे हैं, प्यूरिन बेस पाया जा रहा है, एडेनिन ग्वानिन और pyrimidine बेस पाया जा रहा है, साइटोसिन और थायमीन। फिर एडेनिन जो होगा वो किससे जुड़ा हुआ होगा, वो ग्वानिन से जुड़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और जो साइटोसिन होगा वो किसके द्वारा जुड़ा होगा, साइटोसिन जो होगा वो थायमीन के द्वारा जुड़ा होगा। फिर इसका जो व्यास है यानी कि इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 20 एंगस्ट्रॉम होगी। और इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 35 एंगस्ट्रॉम की होगी। अब हम बात करते हैं आरएनए के बारे में। अब हम बात करते हैं आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड की। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी खोज की थी होली ने। और ये जो होती है ये कैसे होती है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। और डीएनए में हमने क्या पढ़ा था, डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो। इसमें कौन कौन से बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यू का मतलब यूरेसिल। लेकिन डीएनए में कौन कौन से पाए जाते थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। तो थायमीन जो होता है वो रिप्लेस होकर क्या हो जाता है आरएनए में, यूरेसिल हो जाता है। और ये जो होता है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। और आरएनए किससे बने होते हैं, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। और इनमें कैसी शुगर पाई जाती है, इनमें जो शुगर पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, राइबोज शुगर पाई जाती है। 2 शुगर हम लोगों ने पढ़ी थी, एक राइबोज पढ़ी थी और एक डीऑक्सीराइबोज पढ़ी थी। तो राइबोज शुगर जो होगी वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है। और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। नाइट्रोजन बेस में कौन कौन से बेस पाए जाएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन बेस पाए जाएंगे। और ये किससे बने हुए होंगे, डीएनए से बने हुए होंगे। और आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा यानी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करेगा। प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए का काम होता है। फिर ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में। फिर इसके लिए एक अपवाद ये है, ये द्विगुणन की क्षमता इसमें नहीं होती है। और डीएनए जो होता है उसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। द्विगुणन का मतलब ये कि डुप्लीकेशन। मान लीजिए कि आपने ये एक जीन आपका ये बना तो ये डुप्लीकेट करके 2 जीन बना सकता है। लेकिन आरएनए में अगर आपका ये जीन है तो डुप्लीकेशन के द्वारा दूसरा जीन नहीं बना पाएगा। तो इसलिए इसमें कहा गया है डीएनए द्विगुणन की क्षमता नहीं होती, यानी कि डुप्लीकेशन जो है वो द्विगुणन की क्षमता इसमें नहीं होगी, 1 से 2 नहीं बन सकते हैं। और फिर ये सबसे लास्ट पॉइंट है रियो वायरस के लिए। रियो वायरस एक ऐसा वायरस है जिसमें जो आरएनए पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, प्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का पाया जाता है। यानी कि जो इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाएगी वो एक ना पाके कितनी पाई जाएंगी, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाएगी। यानी कि जैसे डीएनए का फिगर है वैसे ही पाई जाएगी। एक बार फिर से हम इसका फिगर देख लेते हैं। इसका फिगर कुछ इस तरह से है। जो यहाँ पर हमारा एडेनिन और ग्वानिन पाया जा रहा था, साइटोसिन और थायमीन पाया तो थायमीन ना पाके यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। और ये इस तरह की जो संरचना होगी वो किसमें देखी जाएगी, रियो वायरस में देखी जाएगी। यानी कि डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाएगी। फिर से आरएनए को हम देख लेते हैं। आरएनए जो होगा उसकी खोज किसने की है, हॉली ने की है। फिर ये किससे बना होगा, ये राइबोज शुगर से बना हुआ होगा। फिर इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाएगी, यानी कि इसका जो नॉर्मली स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होगा, राइबोज शुगर का होगा। डुप्लीकेशन यानी कि अपने से द्विगुणन की क्षमता यानी कि 1 से 2 बनाने की जो क्षमता है वो इसमें नहीं होगी। बेस कौन कौन से नाइट्रोजन की पाए जाएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाएगा। थायमीन की जगह यूरेसिल हो जाएगा, यूरेसिल बेस पाया जाएगा।
और ये किससे मिलकर बने हुए होंगे, ये बने हुए होंगे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड से, यानी कि डीएनए से मिलकर बने हुए होंगे। और ये किस में हेल्प करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करेंगे। और ये किसमें पाए जाएंगे, कोशिका द्रव्य में, यानी कि साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे और राइबोसोम में पाए जाएंगे। फिर जो रियो वायरस है वो ये एक एग्जांपल है, यानी कि अपवाद आप कह सकते हो, इंस्पेक्शन है कि रियो वायरस जो है वो 2 प्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाएगी, यानी रियो वायरस का अगर फिगर है कहा जाए आरएनए का तो कुछ इस तरह से बना हुआ होगा, लेकिन साइटोसिन का बॉन्ड किससे होगा, यूरेसिल से होगा। एक चीज और आप देख लीजिए कि एडेनिन हमेशा ग्वानिन के बराबर, साइटोसिन हमेशा यूरेसिल या थाइमिन के बराबर होगा। तो ये जो रूल है ये 4 ग्राफ रूल कहलाता है। ये आगे के क्लास के लिए है, लेकिन 4 ग्राफ का जो रूल है वो हमेशा से यही होगा कि पिरिमिडीन बेस जो होगा वो प्यूरिन बेस के बराबर होगा। एक बार हम फिर से डीएनए और आरएनए को दोनों पढ़ लेते हैं। डीएनए जो होती है वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होती है। इसमें जो होती है द्विगुणन की क्षमता, यानी कि डुप्लीकेशन 1 से 2 बनाने की जो क्षमता है वो पाई जाती है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन बेस पाया जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये सारे लगे हुए होंगे, चाहे डीएनए में हो चाहे वो आरएनए में हो। फिर जो डीएनए है उसकी खोज किसने की थी, वॉटसन, क्रिक और विल्सन ने की थी। तो वॉटसन, क्रिक और विल्सन जो थे उन्हें ये इसका मॉडल बनाया था और उसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और डीएनए कैसी होगी, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, 2 सप्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी वो किससे मिलकर बनी होगी, हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होगी। और जो ये न्यूक्लियोटाइड होंगे वो किससे मिलकर बने होंगे, डीऑक्सीराइबोस से और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड, फिर न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। और न्यूक्लियोटाइड हो या न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन बेस होगा वो भी शुगर से जुड़ा हुआ होगा, फॉस्फोरिक एसिड जो होगा वो भी शुगर से जुड़ा होगा। फिर हमने बताया था 4 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं डीएनए में। वो कौन से थे, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिसिटिक एसिड, डीऑक्सी साइटोसिनिक एसिड, ये सारों थे। और इसमें कौन कौन से बेस थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये बेस थे, इसमें पाए जा रहे थे। फिर बताया था कि ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। और इनमें जो ये लाइनिंग बताई थी इसके लिए बताया था एक 3' to 5' होगी और दूसरी 5' to 3' होगी, यानी कि इसकी जो श्रृंखला होगी, श्रृंखला में जो कार्बन की दिशा होगी, जो कार्बन जो अटैच होगा उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, पहले में 3' to 5' होगी और दूसरे में 5' to 3' होगी। और बताया गया था कि जो हाइड्रोजन मतलब ये डीएनए जो होता है इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो नाइट्रोजन बेस के बीच में दूरी होगी वो क्या होगी, 35 एंगस्ट्रॉम होगी। और ये कैसी संरचना होती है, कुंडलित संरचना होती है। उसका काम क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में पहुंचाने का काम होता है। फिर अब हम बात करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए जो है वो कैसा है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। और इसमें कैसे, इसकी खोज किसने की थी, हॉली ने की थी। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। फिर इसमें राइबोस शुगर पाई जाती है। और बेस कौन कौन से पाए जाएंगे, प्यूरिन और पिरिमिडीन में। प्यूरिन बेस में पाया जाएगा हमारा एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन बेस में पाया जाएगा साइटोसिन और यूरेसिल। फिर ये किससे मिलकर बने हुए होंगे, ये बने हुए होंगे डीएनए से मिलकर। फिर इनमें प्रोटीन सिंथेसिस में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी कि प्रोटीन जो बनाएंगे वो कई सारे आरएनए मिलकर के प्रोटीन बनाएंगे। कोशिका द्रव्य और राइबोसोम में पाया जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म और राइबोसोम में पाया जाएगा ये। लेकिन रियो वायरस एक ऐसा अपवाद है जिसमें 2 प्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है, जैसे कि आरएनए का स्ट्रक्चर है वैसे ही पाई जाती है। लेकिन जो ये जिगजैग वाला स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाएगा रियल आरएनए में। और इसमें डुप्लीकेशन की जो क्षमता है, यानी कि द्विगुणन की जो क्षमता है वो नहीं होगी। लेकिन डीएनए में जो डुप्लीकेशन की जो क्षमता है, द्विगुणन की क्षमता है, 1 से 2 बनाने की जो क्षमता है वो होगी। आज आपका लेसन नंबर 1 सेल द बेसल यूनिट ऑफ लाइफ खत्म हो चुका है। कल से नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होगा जिसका नाम है टिश्यू। थैंक यू।